नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। प्रदेश में ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने राज्य भर में आर्थिक नाकेबंदी कर 2 घंटे का चक्का जाम किया। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि जल जंगल जमीन को लेकर यह आर्थिक नाकेबंदी की गई है। कांग्रेस ने इस नाकेबंदी को पूरी तरह सफल बताया, वहीं बीजेपी ने इसे फ्लॉप करार दिया। रायपुर में चक्का जाम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद सड़कों पर बैठ गए। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये अमन सिंह और अडानी की सरकार है जो अहमदाबाद से संचालित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बस्तर और तमनार में जंगलों की कटाई कर जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा है। बघेल ने कहा कि ये जनता की लड़ाई है और नाकेबंदी को भारी समर्थन मिला है। वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जिनके खिलाफ आर्थिक अपराध के मामले हैं उन्हीं के लिए कांग्रेस सड़क पर उतर रही है। 16 करोड़ 70 लाख के रियल एस्टेट निवेश और शराब घोटाले में संलिप्त व्यक्ति के समर्थन में यह प्रदर्शन किया गया, जो कि नाकाम रहा। अरुण साव ने कहा कि यह नाकेबंदी जनता ने नकार दी है और कांग्रेस सिर्फ भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए यह ड्रामा कर रही है। इसी खास मुद्दे पर करके चला हमारी खास पेशकश आर्थिक नाकेबंदी हिट या फ्लॉप में, लेकिन पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। जबरदस्त जो आर्थिक नाकेबंदी है उसका जबरदस्त प्रभाव है, क्योंकि जनता जान चुकी है यहाँ भाजपा की विष्णु की सरकार नहीं है बल्कि अडानी की अमन सिंह की सरकार चल रही है। क्योंकि अमन सिंह यहाँ प्रमुख सचिव था और अमन सिंह का अब वो मोदी का पार्टनर बन गया है और उसे दबा वो पूरे जानते हैं यहाँ का खेल, और इसलिए सरकार बनने से पहले ही हसदेव कट गया। अब तमनार काट रहे हैं, आदिवासियों को दबाने की कोशिश, अनुसूचित जाति को दबाने की कोशिश, कवासी लखमा गिरफ्तार करने, देवेंद्र यादव गिरफ्तार करने, उसके बाद मेरे बेटे गिरफ्तार किया। ये प्रदेश की जनता इस खेल को समझ चुकी है। कांग्रेस पार्टी को, भूपेश बघेल को आईना दिखाने का काम किया है कि छत्तीसगढ़ के लोग न भ्रष्टाचारी को पसंद करते हैं न भ्रष्टाचार को पसंद करते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग न भ्रष्टाचार के साथ खड़े होते हैं न भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होते हैं। और आपने देखा आपके सामने वीडियो में किस तरह से आंदोलन करने की कोशिश की है। तो कांग्रेस पार्टी में जो कुछ चल रहा है, अपनी वजूद बचाने के लिए नेता जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, ये वही एक प्रयास है जिसे छत्तीसगढ़ के जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। क्या आर्थिक रूप से किए गए भ्रष्टाचार और किसी प्रकार की अनियमितता, चाहे कोल घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे अन्य प्रकार के घोटाले हो, गोटान घोटाला हो, इसको अगर किसी प्रकार से कोई जांच एजेंसी, केंद्र की स्वतंत्र इकाई होती है, वो अगर इसमें जांच में और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पुत्र को जांच के लिए और पूछताछ बातचीत के लिए अगर कोई कार्रवाई करती है, तो वो कौन सा कांग्रेस के पदाधिकारी है? और उसके लिए पूरा कांग्रेस लग गया है पूरे छत्तीसगढ़ को एकदम अस्त व्यस्त करने में। तो प्रतिक्रियाएं आपने सुन ली हैं। पक्ष विपक्ष की चली इसी खास मुद्दे पर चर्चा भी शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं गोपाल सामंतो जी, भाजपा प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता आशीष यादव जी और गंगेश द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले आशीष यादव जी, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि आप लोग की जो नाकेबंदी सफल रही, लेकिन बीजेपी के नेता इसको फ्लॉप बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, जो कांग्रेस के नेता नहीं है, उनके लिए इतना बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, जनता को परेशान किया जा रहा है। ये सभी दर्शकों को नमस्कार। और जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में आई है, तब से इन लोगों को एक पॉलिटिकल टूल मिल गया है, एक खिलौना इन लोगों के पास आया है, जिस खिलौने का नाम है ईडी। इनको ये चाबी भरते हैं और उन लोगों के पीछे छोड़ देते हैं जो इनके नैरेटिव्स को खराब करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इज इक्वल्स टू अडानी। ये और इस स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आर्थिक नाकाबंदी फेल रही है,
तो भारतीय जनता पार्टी को मेरे को लगता है कि पहले से ही इनका इंटेलिजेंस फेलियर और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर तो था ही। अब अगर ये कांग्रेस के सफलतम प्रदर्शन को भी अगर ये कहेंगे कि ये फेल हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रदर्शन करते रहेंगे। ये अपनी जो ईडी है, केंद्र सरकार की इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्टीट्यूशन, संवैधानिक संस्था, उसका पॉलिटिकल केसेस में जो कन्विक्शन रेट है 1%, उसका जवाब क्यों नहीं दे पाते? वो ये क्यों नहीं जवाब दे पाते हैं कि वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिन पर आरोप लगाते हैं, अशोक चौहान को ले लीजिए या फिर हेमंत बिश्व शर्मा को ले लीजिए, रविंद्र जिंदल को ले लीजिए, ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स हैं जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, वॉशिंग मशीन से धुल के आ जाते हैं, फिर उनके बारे में बातचीत क्यों नहीं होती है? आज 2021-22 से जो है ईडी जांच कर रही है, 3 से 4 साल हो चुके हैं। कई लोगों को पीएमएलए का मिसयूज करके, पीएमएलए का जड़ जब तक जो मिसयूज किया जा सकता था मिसयूज करके जो है जेल में रखा गया है, छवि धूमिल की गई है। चार्जशीट क्यों नहीं पेश हो रही है? क्यों सुप्रीम कोर्ट इनको लताड़ लगा रही है? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लताड़ लगाई कि भैया आपके जो केसेस आ रहे हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं है, आपका कन्विक्शन ही नहीं। ठीक है, लेकिन जो आप ये इस नाकेबंदी को सफल बता रहे हैं, ये किस लिए थी? चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया था इसलिए थी, या फिर जल जंगल जमीन का जो मुद्दा उठा रहा आप इसलिए थी? क्योंकि अभी भी ऐसा लग रहा है कि आपकी बातों से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है ये जो आप लोग नाकेबंदी की किस लिए की है। क्योंकि आप लोग तो कह रहे हैं कि भाई हमने जल जंगल जमीन को लेकर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस एक्शन में आई है और उसके बाद ये बड़ा प्रदर्शन आप लोग जो सफल बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो, इसलिए तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं ना कि जो कांग्रेस के नेता भी नहीं है, पदाधिकारी भी नहीं, उनके लिए इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, इतनी बड़ी नाकेबंदी करी, जनता को परेशान कर रहे हैं। भार्गव जी, अगर आप मेरी बात होने देते तो शायद इस बात का जवाब मैं आपको दे देता। आपसे अनुरोध करता हूं कि एक बार पूरी बात मेरी सुन लीजिएगा। आप पहला सवाल कि देश में ये जो जल जंगल जमीन और अडानी के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है, क्रोनोलॉजी समझिए ना, बीजेपी इक्वल्स टू अडानी इक्वल्स टू ईडी हो चुका है अब। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि चैतन्य बघेल के जो है उस ईडी की रेड पड़ने पर इतना ज्यादा हंगामा क्यों, बात ही यही है कि चैतन्य बघेल पर ईडी की रेड और ईडी की गिरफ्तारी क्यों? जिस दिन विधानसभा में अडानी के खिलाफ जंगल के जमीन पक्ष में, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के पक्ष में आवाज उठाई जानी चाहिए थी, उसी दिन ये ईडी की रेड उनके जन्मदिन के दिन पे क्यों आती है? उसके बाद इससे पहले भी 3 साल से आप जो है जांच कर रहे हैं, क्यों नहीं आरोप तय कर लिया आपने? आपने एक भी सम्मन दिया क्या? आपने एक भी नोटिस दिया क्या? अब सोचिए, जो व्यक्ति बेगुनाह है, जिसका सिर्फ और सिर्फ गुनाह यह है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा है, और अगर राजनीतिक द्वेष इतने निचले स्तर पर गिर जाएगा कि अब नेताओं के परिवार को टारगेट किया जाएगा, नेताओं के परिवार में उनके बच्चों को टारगेट किया जाएगा, तो निश्चित रूप से उस नेता के पक्ष में और उस नेता के सपोर्ट में मुझे लगता है कि टारगेट किसी को भी करे, कानून है, देश में कानून का राज है। अगर कोई अगर निर्दोष होगा तो बिल्कुल वो कोर्ट से छूटेगा, लेकिन अगर कोई उसमें आरोपी होगा या कोई अगर उसमें संलिप्त होगा तो जरूर उसे सजा मिलेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए अगर कोई नेता का बेटा है तो उसे गिरफ्तार भी नहीं कर सकते, उससे पूछताछ भी नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अगर नेता का बेटा, उससे भी पूछताछ हो सकती है, और मुझे लगता है नेताओं को तो और ज्यादा समर्थन देना चाहिए। ठीक है, आइए, स्वागत है, पूछताछ कीजिए, आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन गोपाल सावंतो जी, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जिस तरह से कि राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जो दोषी है ठीक है, पूछताछ होनी चाहिए, लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। और आप आज की इस नाकेबंदी को आप फ्लॉप बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता इसे भर भर के कह रहे हैं सफल है। देखिए, पहली तो बात मैं आपको क्लियर करता हूं, महाभारत में धृतराष्ट्र, हाईकमान में सोनिया गांधी और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, तीनों ने एक जैसा चरित्र का प्रदर्शन लोगों के सामने किया। 15 जून 2022 में जब ईडी समन करती है राहुल गांधी पे, तो पूरा कांग्रेस दिल्ली बंद करने में लग जाता है। और ऐसे ही यहाँ पे जब चैतन्य बघेल को अरेस्ट किया जाता है तो पूरी कांग्रेस विधानसभा छोड़कर कोर्ट पहुंच जाती है। जो व्यक्ति भूपेश बघेल वो व्यक्ति है जिसने राजधर्म को छोड़कर पुत्र मोह में पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी की रैली लगा दी कोर्ट में, और वो राजनीति की बात करते हैं, वो ईमानदारी की बात करते हैं, वो राजनीति में सुचिता की बात करते हैं। किस मुंह से भूपेश बघेल बात करते हैं? दूसरी बात मैं बताता हूं,
भूपेश बघेल ने मान लिया कि विट्ठल ग्रीन्स उनकी प्रॉपर्टी है, उनके सुपुत्र की जमीन है, उनके सुपुत्र ने प्रॉपर्टी डेवलप की है। तो अब उनको यह भी मानना चाहिए कि और बताना चाहिए जनता को कि जिस जमीन पे सीएसीबी के टावर खड़े थे, वो टावर रातों रात कैसे हटा दिए गए उनके सरकार में। वो टावर कहां चले गए बिना टेंडर के, वो टावर क्यों हटाए गए, किसके इशारे पे हटाए गए, किस नेता के इशारे पे हटाए गए। जब वो मुख्यमंत्री रहते हैं, टावर हटा के जमीनें खरीदते हैं और जमीनों की प्लॉटिंग करते हैं, और उसके बाद वो बोलते हैं निर्दोष है। तीसरी बात, आज कांग्रेस में आरोप लगाते हैं चरणदास जी के भी सुपुत्र हैं, रविंद्र चौबे जी के भी सुपुत्र हैं, ताम्रध्वज जी के भी सुपुत्र हैं। देखिए, किसी के ऊपर राजनीतिक हमला नहीं है। जो चोर है उसे पकड़ा जाएगा, जो चोर है उसे सजा दिलाई जाएगी, जो चोर है उसे बेनकाब किया जाएगा जनता के सामने। और ये कैसी राजनीति कर रहे हैं भूपेश बघेल, पूरा प्रदेश को छोड़ चुके हैं केवल अपने पुत्र मोह में। और अडानी की बात करते हैं तो तथ्यों पे बात करिए। 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने पहली बार सर्वे कराया था उस माइंस का। 2012 में जब इनकी केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की, तब पहली बार क्लियरेंस दिया गया था एनवायरमेंट का। जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, तब अडानी को इसकी माइनिंग का परमिशन दिया गया था। कौन सी बात करते हैं भूपेश बघेल, कहां से आए हैं? मुझे नहीं लगता कि 5 साल मुख्यमंत्री रह के उन्होंने कोई कामकाज किया होगा या कोई डेटा उनके पास है। अरे उनके तो मुंह से शब्द जो निकल रहे हैं वो भी लय में नहीं है। आप देखिए उनका बयान एक बार दोबारा इसी टीवी पे दोबारा चला लीजिए, वो शब्द भी लय पे नहीं है। अब तो उनको अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है कि पहले बेटे गए हैं अंदर, अब वो भी जाएंगे। और ये छत्तीसगढ़ प्रदेश है। अगर दुरुपयोग की बात करते हैं तो जब भूपेश बघेल की सरकार थी, आदरणीय अभिषेक सिंह जो पूर्व सांसद रहे हैं, किसी के बेटे के नाम से उनको पार्टी में नहीं जाना जाता है, बल्कि पूर्व सांसद के नाम से जाना जाता है, उनके खिलाफ कितने षड्यंत्र किए। इतने षड्यंत्रों के बावजूद भी उनको सबूत नहीं मिल पाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा काला करतूत नहीं करता है। लेकिन गोपाल जी, एक नैरेटिव ये भी बताने की कोशिश की जा रही कांग्रेस की तरफ से, कहीं इसमें कितनी सफल होगी तो बाद में समझ में आएगा। लेकिन जैसा कि केंद्र सरकार पर आरोप लगते हैं, अब ये भी राज्य सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि यहां की सरकार अहमदाबाद से चल रही है। ये नैरेटिव आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस तो इसे पुख्ता ही मान रही है, लेकिन ये जनता के बीच में कैसा जाएगा? जिले इलाही स्टाइल पे चलने वाली कांग्रेस आज भी जाते होंगे और जिले इलाही खुश हो ऐसे आदाब फरमाते होंगे जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सामने। वो क्या बात करेंगे कहां से सरकार चल रही है? पहले वो देख ले उनकी पार्टी कहां से चल रही है, पहले वो समझ ले कहां से चल रही है। अरे 500 साल मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, और 70 साल 75 साल केवल एक परिवार राज कर रहा है एक पार्टी पे और पूरे प्रदेश में। और उसके बाद वो कहते हैं कि यहां से रिमोट चल रहा है, वहां से टीवी चल रहा है। अरे पहले आप देख लीजिए कि आप टीवी है, रिमोट है, या आकाशवाणी के पुराने रेडियो बन चुके हैं। आप पहले खुद को एनालिसिस करना चाहिए राजनीति में। चलिए, लेकिन फिलहाल तो हम इस वक्त ये एनालिसिस करने की ये जो नाकेबंदी कितनी हिट है या कितनी फ्लॉप है। बिल्कुल गंगेश जी, आपको क्या लगता है ये जो नाकेबंदी हुई है आज कांग्रेस की, ये हिट रही या फ्लॉप रही? देखिए, ये इस मायने में हिट मानी जा सकती, क्योंकि इसी बहाने पूरे कांग्रेसी एकजुट दिख रहे हैं। लंबे समय से बात चर्चा में थी कि कांग्रेस में एकजुटता जो है दिखाई नहीं दे रही है। चुनाव के वक्त, विधानसभा चुनाव के पहले से ही, मतलब पिछली सरकार के समय से ही वो फूट शुरू हो गई थी। सबको मालूम, उसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 50-50 वाला फार्मूला, वहां से जो मतलब दो कहना चाहिए कांग्रेस में जो विभाजन दिखना शुरू हुआ था, वो अभी आज के डेट में मुझे लगता है कि एक ये अच्छा मतलब एडवांटेज मिला है कांग्रेस को कि चैतन्य बघेल के बहाने सारे लोग एकजुट होकर इस पर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके पीछे ये भी मामला, देखिए चैतन्य बघेल पूरी तरह से दोषी है, निर्दोष है तो कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन ईडी ने जो अपनी जांच में सबूत इकट्ठा किए हैं उसके आधार पर उन्होंने गिरफ्तारी की है। तो ये गिरफ्तारी नाजायज तो हो नहीं सकती, क्योंकि पूरे प्रोसीजर का अपना के किया गया है और कोर्ट में जाके फैसला होगा। लेकिन यह है कि इस बहाने से मुझे लगता है सारे कांग्रेसियों को, जो भी पिछली बार सरकार में थे वो के साथ जुड़े हुए लोगों को भी ये समझ में आ गया कि आज नहीं तो कल हमारी बारी है। तो मुझे लगता है इसके तहत भी कांग्रेस के लोग, सारे लोग एकजुट हो रहे हैं। एकजुटता के लिहाज से अगर देखा जाए तो कांग्रेस की ये जो नाकेबंदी है तो इनके लिए हिट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, हिट है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के हिसाब से हिट है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े नेता वो एक साथ एक मंच पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आशीष जी,
गंगेश जी ने भी एक बात कही, कहीं ये एक डर है कि अभी तो चेतन बघेल गिरफ्तार हुए, इसके पहले कवासी लखमा हुए, अब कोई और किसी कांग्रेस के बड़े नेता का नाम आ सकता है, इसलिए क्या डर के कारण एकजुटता दिखाई दे रहे हैं, या फिर जिस तरह से मैंने वही कहा कि अभी भी कंफ्यूजन है कि ये जल जंगल जमीन बचाने के लिए प्रदर्शन है, या फिर हर किसी कोई अपने आप को बचाना चाहता है, या फिर कांग्रेस के नेता में जिस तरह से आरोप लग रहा है, एक खलबली मची हुई है, उसके कारण ये एक जो बड़ा आंदोलन हम आज देख पा रहे हैं ये उस कारण हुआ है और सभी नेता एक साथ हैं। कांग्रेस पार्टी हर एक विषय पर, और जब से जनता ने उन्हें जनादेश दिया है विपक्ष में रहने का, जनता के हर एक विषय पर एकजुट होकर सड़कों की लड़ाई, विधानसभा की लड़ाई, महिलाओं की लड़ाई, युवाओं की लड़ाई, किसानों की लड़ाई लड़ते आ रही है। अब बात कर रहा हूं मैं कि अगर किसी व्यापारी का पायदान होता है 289 300 नंबर के पायदान से वो उठकर प्रधानमंत्री मोदी जी बनते हैं और वो विश्व का पहले नंबर का व्यापारी बन जाता है, और देश के प्रधानमंत्री उसके लिए टेंडर की लाइजनिंग करने के लिए बांग्लादेश और श्रीलंका जाते हैं और उसकी टेंडर की लाइजनिंग करते हैं, दलाली करते हैं जिस तरह से, तो भैया उस अडानी के ऊपर जो है कैसे ना माना जाए कि वो सरकार चला रहे हैं। विष्णुदेव साय की सरकार अगर आशीष जी मुझे बस एक बात बताइए, अगर अडानी से इतनी समस्या है, आपको लगता है कि अडानी सब गलत कर रहे हैं, तो जहां पर आपकी कांग्रेस की सरकारें जिन राज्यों में, वहां पर उनसे निवेश क्यों आमंत्रित किया जा रहा है, वहां पर वो क्यों निवेश कर रहे हैं, वहां पर तो उनको ब्लॉक कर देना चाहिए, वहां पर उनको ब्लैकलिस्ट में डाल देना चाहिए, जितने भी निवेश है उनको वहां से खत्म कर देना चाहिए, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे खत्म कर देना चाहिए। जहां पर आपकी सरकार है, अगर वहां पर अडानी निवेश कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं और निवेश कर रहे हैं तो वो गलत बात है, जहां पर बीजेपी की राज में। सर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री का काम लाइजनिंग करने का तो नहीं है ना किसी व्यापारी के लिए। देश में और भी व्यापारी हैं, सबकी लाइजनिंग कर लेते वो। हमें अडानी की ग्रोथ से कोई दिक्कत नहीं है, हमें उनकी ग्रोथ के पीछे जिस तरीके से पॉलिटिकल टूल बनाया जा रहा है इंस्टीट्यूशंस को, कि कोई भैया उनके ऊपर सवाल उठाएगा। इसके लिए तो मुझे लगता है कि एक चार्ट ये भी बनाना पड़ेगा कि कांग्रेस के राज में जो उद्योगपति थे वो कितने प्रतिशत उनकी ग्रोथ हुई, और बीजेपी के राज में उद्योगपति कितने प्रतिशत ग्रोथ हुई, और किस किस से कितने घनिष्ठ संबंध रहे। मुझे लगता है इसके ऊपर एक अलग डिबेट हो सकती है, फिलहाल मेरे पास समय थोड़ा कम है। ठीक है गोपाल जी, देखिए तमाम आरोप तो लग ही रहे हैं, अडानी के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं। अभी हमने देखा केंद्र के मुद्दे को लेकर लगातार अडानी, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब अडानी का नाम जोर से आ गया। अब तो ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस के नेता, ये जब सरकार है, ये भी सरकार अहमदाबाद से चल रही है, और इस जो आज नाकेबंदी हुई है उसको यहां पर हिट तो बता ही रहे हैं, लेकिन इस हिट या फ्लॉप जो भी होगा, लेकिन कांग्रेस यहां पर एकजुट दिखाई दे रही है, सभी नेता एक ही मंच पर मजबूती के साथ खड़े हैं। मुझे तो आज भी समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के नेता कहां मजबूती से खड़े हैं। जेल जाने से बचने के लिए मजबूती से खड़े हैं या जनता के सरोकार के लिए मजबूती से खड़े हैं, पहले यह तय करना चाहिए। पर राजनीति में खुद का काम या जनता का काम, ये कांग्रेस को सोचना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप तो यहीं के हैं, हम जो लोग हैं सभी रायपुर के, लगभग रायपुर से पाटन की दूरी ना कुल मिला के 25 किलोमीटर है, कुल मिला के 25 किलोमीटर होगा अंतिम छोर तक के। भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल में 9 हेलीपैड बनवाए, 9 हेलीपैड, जिसकी पूरी जानकारी है, एम जामगांव, आर जामगांव, ऐसे करके टोटल 9 हेलीपैड बनवाए। अपने पुलिस ग्राउंड से उड़कर वो अपने पाटन तक के भी हेलीपैड में जाते थे। मतलब आप सोचिए, जिस इंसान ने इस प्रदेश के पैसों का इस्तेमाल गलत तरीके से किया होगा, अपने पावर का इस्तेमाल गलत तरीके से किया होगा, आज वो विपक्ष में रहने का इस्तेमाल भी गलत तरीके से कर रहे हैं, अपने परिवार को बचाने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि उनके दादाजी भी कई बार जेल में गए। जेल क्यों गए? भगवान श्री राम के ऊपर अवांछित टिप्पणी के लिए जेल गए। तो क्या चाहते हैं उनके सुपुत्र भी भगवान श्री राम के ऊपर अवांछित टिप्पणी करें? लेकिन एक सत्य यह भी है कि ईडी जिन के ऊपर अभी तक कार्रवाई की ईडी ने, उनमें से वो आरोपी से अपराधी बने हैं, ये प्रतिशत बहुत ही कम हुआ है। ज्यादातर नेताओं को हमने देखा केस अभी चल ही रहे हैं, गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी हुई, समय सीमा बढ़ती गई, लेकिन वो आरोपी से अपराधी बने हैं, ये प्रतिशत बहुत कम है। लेकिन क्या कोई निर्दोष बरी हुआ है? प्रोसेस होता है। ठीक है, मुझे लगता है आपने एक अहम लाइन की। ठीक है, समय मेरे पास कम है। ठीक है गंगेश जी, देखिए जिस तरह से कह रहे हैं गोपाल जी, जो भले आरोपी से अपराधी ना बने हो, लेकिन क्या निर्दोष कोई साबित हुआ है? लेकिन यहां पर प्रश्न चिन्ह तो है, क्योंकि जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी के ऊपर कहा कि ईडी जो कार्रवाई है वो द्वेषपूर्ण है, ये राजनीतिक
मंशा से नहीं होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई हो रही है। हमने देखा पहले जनता के मन में एक सवाल हमेशा रहता था कि चाहे कितना भी बड़ा मामला हो जाए, चाहे कितने भी बड़े घोटाले या भ्रष्टाचार हो जाए, लेकिन नेता कभी जेल नहीं जाता। अब नेता जेल जा रहे हैं तो यहां पर भी आरोप लग रहे हैं कि आखिर नेता जेल क्यों जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये पहली बार चला है ईडी और आईटी का, पिछले 10 साल में काफी बड़ी संख्या में चला है और पहली बार इतनी ज्यादा संख्या में ईडी की भूमिका देखने में आई है। और ये बिल्कुल सही है कि अभी तक जो लगातार कांग्रेस आरोप लगाती है कि कई सारे उसमें ऐसे भी नेता हैं जो उनकी कथित वॉशिंग मशीन से धुल के सारी चीज दाग साफ हो गए और वो भाजपा में आके अच्छे पदों पे बैठ गए हैं। वैसे देखा जाए तो भाजपा में अमूमन बहुत सारे कांग्रेस के लोग ही हैं, वर्तमान में भी देखा जाए तो इस संख्या में लोग गए हैं। तो इसीलिए ये सब सवाल खड़े हो रहे हैं। जनता के बीच ये मैसेज स्पष्ट जा रहा है कि भाजपा ईडी और आईटी का कहीं न कहीं राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इससे ये नहीं कह सकते ना कि आपका दोष खत्म हो जाएगा। अगर इन एजेंसियों को अगर हम जांच के लिए सौंपेंगे नहीं तो किसे सौंपेंगे? ये जैसे इसी काम के लिए जांच की, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का या बड़े पैमाने पे कैश का लेन देन होगा वहां ईडी आएगी, इनकम टैक्स चोरी हुई तो आईटी आएगी, स्थानीय स्तर पे कुछ गड़बड़ होगा, आर्थिक अपराध होगा तो ईओडब्ल्यू उसमें सक्रिय हो जाएगी। तो ये सब एजेंसियां तो व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था के तहत है। इनसे बाहर हम कहाँ जा सकते हैं? इनके बिना तो जांच भी नहीं हो सकता। तो जो कुछ चल रहा है इसलिए मुझे लगता है कि जांच तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मुझे लगता है जांच में सहयोग देना चाहिए, बजाय इसके अगर हम आर्थिक नाकेबंदी की तरफ जाएंगे 2 घंटे 3 घंटे के लिए अगर हम सड़क जाम कर देंगे तो जनता इसको किस तरह से देखती है, मुझे लगता है कि ये तो जनता ही ज्यादा बेहतर बता पाएगी। लेकिन जो जब चुनाव होंगे आने वाले दिनों में इसका कितना असर पड़ेगा और जनता इस आर्थिक नाकेबंदी से अगर वो खुश है या खफा है, इसका असर जरूर दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल ईडी को लेकर सियासत मची हुई है, जल जंगल जमीन को लेकर यहां पर मुद्दा गरमाया हुआ है और अब अडानी का नाम भी जोरों से चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, गोपाल जी, आशीष जी और गंगेश जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखना होगा जिस तरह से आर्थिक नाकेबंदी है ये हिट या फ्लॉप है, क्योंकि दोनों ही अगर देखें कांग्रेस की बात, कांग्रेस इसे हिट बता रही है, बीजेपी से फ्लॉप बता रही है, लेकिन जनता है असली जनार्दन, वो बताएगी कि कौन हिट है कौन फ्लॉप है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।